अस्सलाम वालेकुम अगेन और वेलकम बैक। फॉर्मली हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत सारी दुआएं, रमज़ान मुबारक आप सबको। आवाज़ का या स्क्रीन का इशू बने तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर क्वेरीज भी हों तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी जो 500 पार्टिसिपेंट्स की कैपेसिटी है, अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम इंशाल्लाह फॉर्मली इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। व्हाट इज़ फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म और हाँ, ये हम क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एड प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, मेनली फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड typically designed for participants who are pursuing for FCPS, USMLE, NRE, MD, MS, प्लैब या दूसरे competitive एग्जाम्स। उनके लिए comprehensive वीडियो लेक्चर्स ऑलमोस्ट ये 2021 से प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर इंक्लूडिंग डॉक्टर हाफिज आतिफ साहिब, उनके अलावा देर आर वेरियस एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो कि टीच कर रहे हैं। वीडियो जो लेक्चर्स हैं उसके साथ साथ देर आर लॉट ऑफ बुक्स फॉर MCQs फॉर दीज competitive एग्जाम्स, पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट और स्टडी स्ट्रेटजीज। इनका LMS है जो कि इंटीग्रेटेड है वेरियस जो रशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके करिकुलम का पार्ट है और उनकी लाइब्रेरीज का ही फॉर्मली पार्ट है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत और कई कंट्रीज के स्टूडेंट्स दे आर करंटली enrolled in first aid platform. Little bit about Hafiz Atif Hassan Savar, who is CEO of First Aid Medici platform. He has passed USMLE Step 1 and Step 2, and he is currently a postdoctoral research scholar, adult congenital heart disease at Duke University, and he is applying for Match 2026. He has more than 10 publications, and he is author of multiple books, mainly for competitive exams, including NRE. Uh, So, this was a brief introduction of our platform, First Aid Made Easy, about CEO and about the vision. So, we are providing students with Research Made Easy, which is a branch of First Aid Made Easy platform, जिसमें हम students को, because पाकिस्तान में या दूसरे रशियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में इतना रिसर्च का ट्रेंड उतना नहीं है, तो वी वांट टू इंट्रोड्यूस द ट्रेंड ऑफ रिसर्च सो दैट मेडिकल स्टूडेंट्स एट अंडरग्रेड लेवल दे कैन पब्लिश पेपर्स इंडिपेंडेंटली और वो सीख सकें डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस। होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों के लिए रिसर्च एक नई चीज़ होगी, लेकिन बहुत सारे लोग रिसर्च से वाकिफ भी होंगे। मे बी दे हैव हर्ड इन अ वे और अदर, बट टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि रिसर्च क्या है, फ्रॉम वेरी डेफिनेशन, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स दिस। Capacity का issue, yes, we have 500 capacity unfortunately, but the recordings of this session will be available. तो जो लोग capacity की वजह से इसमें join नहीं हो सकते, they can rely on the recordings will be shared later inshallah. So today we will discuss introduction to research methodology. आप में से कितने लोगों को research का idea है कि research से क्या मुराद है? At being medical student, being undergrad, at undergrad level, what is research? Yes, हमारे जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी को आइडिया है रिसर्च का, रिसर्च के बारे में। होपफुली इतनी अवेयरनेस अवेयरनेस लाजमी है कि रिसर्च क्या है, वो कर रहे हों या ना कर रहे हों, लेकिन आइडिया ज़रूर है कि व्हाट इज़ रिसर्च। तो इंशाल्लाह विल एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। Yes, find out more ability to find new findings from current knowledge. Yes, finding something new, medical studies, find data. Yes, yes, yes. Majority of the participants have an idea कि research क्या है और specifically at undergrad level पे medical students कौन सी research कर सकते हैं. Yes, thank you so much for your response.
A little bit about me. I am Mohammad Nabil from fourth year MBBS King Edward Medical University. I have published over 30 full text and abstracts research papers in high impact factor journals like Annals of Oncology, Blood, BMC, and Journal of American College of Cardiology, etc. And I have abstracts accepted at various conferences like ESMO, ESCO, ACC, ASC. इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कॉन्फ्रेंसेस को कैसे कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर कैसे पब्लिश कर सकते हैं और अपने पेपर लीक कैसे सकते हैं. एंड रिसेंटली मैंने पैलेस्टीनियन, सुडानी और लेबनीज स्टूडेंट्स के लिए फ्री रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टार्ट की है. तो currently we have more than 150 students from Palestine, Sudan and Lebanon. They are learning research methodology, systematic review and meta-analysis free of cost. आई हैव लिटिल बिट एक्सपीरियंस इन रयान, जुटेरो, एंडनोड. ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके बारे में हम सिखाएंगे भी आप लोगों को कि ये क्या होते हैं. इनके सिर्फ फैंसी नाम ही हैं, आप भी सारे सीख सकते हैं. ये मेटा एनालिसिस या डाटा एनालिसिस के लिए डिफरेंट यूज़ होते हैं. हम इन सब चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो इनसे आपने परेशान नहीं होना इन मुश्किल मुश्किल नामों से. ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनका स्टूडेंट मेंबर मैं हूँ. आप भी इनके स्टूडेंट मेंबर बन सकते हैं. और करंटली एट यूनिवर्सिटी आई एम सर्विंग एज डिप्टी जॉइंट सेक्रेटरी स्पार्क. स्पार्क रिसर्च सोसाइटी है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की. यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन वेयर आई regularly post about research and research opportunity. You can follow me on ResearchGate for to explore more about my publications. सो रिसर्च मेड इजी बाय फर्स्ट एड मेड इजी प्लेटफॉर्म, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को ओवरव्यू देना कि ये हमारा फर्स्ट सेशन नहीं है. इससे पहले भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर 20+ लेक्चर की एक सीरीज रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीक हमारा फ्री था, जिसमें हमने ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिसर्च मेथोडोलॉजी को, नैरेटिव रिव्यू को डिस्कस किया था उसमें डिटेल के साथ, सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस. ऑलमोस्ट इन अगस्त एंड नवंबर ये कंप्लीट एक मंथ हमारी सीरीज चली थी. उसके बाद हमने अब इसको कंटिन्यू किया है बिकॉज ऑफ देयर वर सम अदर एक्टिविटीज़. इसमें हमने एनालिसिस के सॉफ्टवेयर्स भी सिखाए हैं जो मैंने आपको बताए हैं इससे पहले, कि जो थोड़े बहुत मुझे पता है. उसमें एनालिसिस रेफमैन है, मेटा एक्सेल, जेमोवी, CMA, कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस एंड ओपन मेटा एनालिस्ट. सो हमने ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, इनको हम ऑलरेडी जो फर्स्ट एड मेडिजी प्लेटफॉर्म है इस पे सिखा चुके हैं. सिखा के ये सारे के सारे लेक्चर्स दे आर अपलोडेड on our LMS and you can access from LMS. They are available on Android and iOS app First Aid Made Easy as well. तो ये सेशन ऑलमोस्ट 1 मंथ सीरीज हमने कंप्लीट की थी. दिस लेक्चर कैन बी एक्सेस थ्रू LMS, वेब, एंड्रॉयड एंड iOS एप्स के थ्रू. ये जो लास्ट सेशंस हैं इनके देर आर फ्यू ग्लिम्स. नैरेटिव रिव्यू पे वी हैड अ लॉट ऑफ लेक्चर्स. वी हैव 6 लेक्चर सीरीज ऑन नैरेटिव रिव्यू, जिसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिफरेंट स्टडी डिजाइंस को, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स को डिस्कस किया, नेटवर्किंग टूल्स को. लाइक हमने नैरेटिव रिव्यू, साइटेशन मैनेजमेंट, लाइब्रेरीज कैसे बिल्ड करनी है और इससे रिलेटेड टूल्स. देन टॉपिक सिलेक्शन कैसे करनी है, लिटरेचर सर्च कैसे करना है डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर, पबमेड, एमबेस, स्कोपस, गूगल स्कॉलर, लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं, डेटा सिंथेसिस, और उस डेटा को हम विजुअलाइज कैसे करते हैं, इंक्लूडिंग टेबल्स, फिगर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स और इससे रेलिवेंट जितने भी टूल्स एंड टिप्स थे वो डिस्कस्ड इन दैट नैरेटिव रिव्यू. मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, फिर लिख लिया है आपने उसको सबमिट कैसे करवाना है, जर्नल में फॉर्मेट कैसे करना है. So in narrative review session and in our software series we discussed these softwares, Zotero, Ryan, Refman जो कि एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है, मेटा एनालिसिस के लिए. देन वी डिस्कस्ड मेटा एक्सेल, ओपन मेटा एनालिसिस. तो इन पे 1 से 2 घंटों के लेक्चर्स ऑन ईच सॉफ्टवेयर दे आर अवेलेबल रेंजिंग फ्रॉम 1 hour to 2 hours. They are
available on LMS as well. These are some glimpses from systematic review and meta-analysis series in which we discussed introduction to systematic review, topic selection, FICO, literature search, search strategy, screening, data extraction, outcome selection, data cleaning, a lot of things. यानी कि एक एक स्टेप पे वी हैड कंप्लीट लेक्चर सीरीज जो 1 घंटे से 1.5 घंटे तक की थी। LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि किसी दूसरी एकेडमीज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो इस पे जो रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं, ये हमारे जो सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं LMS पे, यानी कि वेबसाइट के ऊपर। रिस्क ऑफ बायस मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे लिखते हैं, रिपोर्टिंग गाइडलाइंस को किन को फॉलो करना है, जर्नल सिलेक्शन, और इवन पेपर को सबमिट कैसे करना है। लाइक इन सेशंस के बाद स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली दे आर able to publish in high impact factor journals. So it's there are a lot of things in that we have discussed a lot of things। यानी कि इसके अलावा आपको मेरा नहीं ख्याल किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत ज़्यादा they are not very lengthy lectures, they are very to the point, very practical and hands on। सो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अवर प्लेटफॉर्म, हमने अब तक क्या किया है और नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान इन द फ्यूचर एज वेल। सो विल डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। हमारा जो कल सेशन होगा वो इंट्रोडक्शन टू मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस पर होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि रिसर्च क्या है, रिसर्च के डिफरेंट कंपोनेंट्स या बहुत सारी ऐसी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम जिनका स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता। तो हम बहुत ज़्यादा मुश्किल जो टर्म्स हैं उनसे स्टार्ट नहीं करेंगे, हम सारी टर्म्स को पहले सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म्स में समझेंगे। उन चीज़ों को समझने के बाद जब हम इस काबिल होंगे कि हम मेटा एनालिसिस या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें, जो हम आज सीखेंगे वो कल अप्लाई करेंगे। तो आपने कल वाले सेशंस को भी लाजमी ज्वाइन करना है, बिकॉज जो आज हम ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आज इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी है और कल जो हमारा सेशन है 20 मार्च को, that's on introduction to systematic review and meta analysis, that is more comprehensive। website link is firstaidmedeasy.com.pk। वो हम जो ग्रुप्स हैं उनमें इसकी डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेक्चर। सो व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च की एक जो एकेडमिक डेफिनेशन है, गेट इनटू इट। रिसर्च क्या है, रिसर्च के क्या फ़ायदे हमें एज ए मेडिकल स्टूडेंट, यानी कि रिसर्च के हर हर स्टेज पे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो रिसर्च की सिंपल सी सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक ऑर्गेनाइज्ड मेथड है जिससे हम क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड करते हैं। दूसरी डेफिनेशन हो सकती है सिस्टमेटिक डेफिने न्यू इंफॉर्मेशन को डिस्कवर करना, या फिर जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हुई है उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके नई इंफॉर्मेशन जनरेट करना। या फिर हम नए नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जिस तरह लैब्स में एनिमल लैब्स हैं, सेल बेस्ड स्टडीज़ हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रीजनल स्टडीज़ होती हैं जो कि लेबॉर्ट्री में होती हैं और साइंटिस्ट करते हैं, हम मेडिकल स्टूडेंट्स वो नहीं कर सकते। उसमें वी क्रिएट न्यू नॉलेज, या फिर जो ऑलरेडी नॉलेज एग्जिस्ट करता है हमारे पास, पेपर्स पब्लिश्ड हैं, उन पेपर से हम नए आइडियाज़, नए कंसेप्ट्स, नई मेथोडोलॉजी और जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उससे हम न्यू अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचते हैं हमारी जो भी फैक्ट्स हैं। तो ये एक डेफिनेशन है, लाइक इसमें कोई भी चीज़, हम सवालों के जवाब तलाश करना रिसर्च है। तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम कौन सी रिसर्च कर सकते हैं, ज़ाहिर है हम लैब्स में तो नहीं बैठ सकते, ना ही हमारे पास लैब है, ना ही हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं। तो हम कौन सी रिसर्च कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ऑलरेडी जो पब्लिश्ड डेटा है मुख्तलिफ डेटाबेसेस के ऊपर,
हम उस डेटा को पढ़ेंगे, उस डेटा से नए हाइपोथेसिस या नए क्वेश्चंस जनरेट करेंगे, उन क्वेश्चंस के फिर हम जवाब ढूंढेंगे उन्हीं पेपर से, और हम जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उससे हम नए हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिसर्च। रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है या सिग्निफिकेंस क्या है? तो हमारे जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं या इलाज हैं जो अब तक साइंस ने या मेडिसिन ने तरक्की की है, इट्स बिकॉज ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमने ट्रीटमेंट्स को रेवोल्यूशनाइज किया है। कोविड में लाइक वैक्सीनेशन, जिसमें मिलियंस ऑफ पीपल सफर्ड फ्रॉम डेथ, और आज वी आर फ्री फ्रॉम कोविड। तो दिस इज बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्च। जितनी भी डिजीजेस का हमारे पास नॉलेज है, जो हमारी मेडिकल की बुक्स हैं, या इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं, सबसे पहले किसी भी टॉपिक के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। उन रिसर्च पेपर से जो एविडेंस बेस्ड डेटा होता है, एविडेंस बेस्ड डेटा दैट बिकम पार्ट ऑफ आवर टेक्स्ट बुक, दैट टेक्स्ट बुक आर स्टडीड over years in medical schools, in hospitals by doctors, physicians and policy makers। तो इससे वो प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाते हैं, और जो नई गाइडलाइंस जनरेट होती हैं, लाइक आज से 100 साल पहले हमें जितना डिजीजेस के बारे में नॉलेज था, इट्स लिटरली एक्सप्लोडिंग, इट्स इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली बिकॉज ऑफ रिसर्च। और इसी काबिल हम हुए हैं कि हम जो हकीमों की जड़ी बूटियां और नुस्खे हैं उनसे आज़ाद होकर हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की तरफ आगे हैं। हमारे पास टू द पॉइंट ट्रीटमेंट्स हैं। हम इस हद तक पहुंच चुके हैं कि हम पर्सनलाइज्ड मेडिसन, या हमारे पास जितनी भी डिजीजेज एग्जिस्ट करती हैं जिनका हमारे पास नॉलेज है, उसका किसी न किसी हद तक हम ट्रीटमेंट या उसके सिम्टम्स को कम करने तक पहुंच चुके हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ रिसर्च। आज का कंटेंट इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इट्स इम्पोर्टेंट। बेसिकली सबसे बड़ा जो मकसद है वो यही है कि हम बीमारियों को कम कर सकें, जो खर्चा आता है हेल्थ केयर पे उसको कम कर सकें, और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें, शरह मौत को कम कर सकें, मोर्टेलिटी को कम कर सकें, उनकी सफरिंग्स को कम कर सकें। तो अल्टीमेटली इन वन वे और अदर वे जो भी हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च पब्लिश होती है, वो किसी न किसी तरह पेशेंट्स की जिंदगियों के साथ उसका ताल्लुक है। उससे उनकी जिंदगियां बेहतर होती हैं, मोर्टेलिटी कम होती है, जो सिम्टम्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, हेल्थ केयर जो कॉस्ट है, हमारा मकसद उसको रिड्यूस करना और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना है। अच्छा, ये तो साइंटिफिक वर्ल्ड को, या दुनिया को, या इंसानों को रिसर्च के फायदे हैं। हम एज ए ऑथर पब्लिश करेंगे रिसर्च, तो हमें कौन से फायदे होंगे रिसर्च करने के? क्या ये सारी फजूल चीज़ है जो हम इतना खपेंगे इस चीज़ के ऊपर? तो नहीं, इट्स नॉट इन वेन। रिसर्च के बहुत सारे फायदे हैं आपकी एज ए सीवी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद a lot of things like it strengthen your CV। आपका मकसद अपनी सीवी को बेहतर बनाना है, स्टैंड आउट करना है दूसरे कैंडिडेट्स में, वेयर एवर यू गो। तो रिसर्च की एक मुस्तकिल वैल्यू है, जो कि दूसरी जितनी भी आपके पास सॉफ्ट स्किल्स हों, हार्ड जितनी भी स्किल्स हों, लाइक डिग्रीज हों, उसके अलावा इफ़ यू हैव रिसर्च तो इट एड्स समथिंग टू योर सीवी दैट नथिंग कैन ऐड। बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट बिकॉज ऑफ कंडीशंस इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड एज वेल, हमारा मकसद होता है कि हम जो फॉरेन एग्जाम्स हैं, फॉरेन एग्जाम्स में स्टैंड आउट कर सकें, लाइक यूएसएमएल, प्लैब, एएमसी एंड अदर एग्जाम्स। उनमें भी बिकॉज ऑफ सैचुरेशन रिसर्च इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अगर आपके पास पब्लिकेशंस हैं तो इट इंक्रीजेज चांसेस ऑफ योर गेटिंग मैच्ड इनटू नेशनल रेजिडेंसी मैच प्रोग्राम। अभी परसों ही मैच का रिजल्ट आया है, तो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स मैच्ड, वन 113 people matched from King Edward Medical University। और ऑन एवरेज जिन लोगों के रिसर्च पेपर्स थे वो मैच हो गए हैं बनिस्बत उनके जिनके रिसर्च एक्सपीरियंसेस या रिसर्च पोजीशन। इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो पब्लिकेशंस इंक्रीजेस योर वर्थ, क्रेडिबिलिटी, बूस्ट अप योर सीवी, मेक यू स्टैंड आउट अमंग अदर कैंडिडेट्स, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती है। इनोवेशन जितनी भी आज तक साइंस में इनोवेशन हुई हैं, और जो जो भी डिस्कवरीज हुई हैं वो रिसर्च पेपर्स की बदौलत ही हुई हैं। जब जो साइंस हम यहाँ तक हम तक पहुंची है, इट्स बिकॉज ऑफ द साइंस पब्लिकेशंस। और अल्टीमेटली जो भी पब्लिकेशन या जो रिसर्च आप करेंगे, इट एड्स अप टू सोसाइटी एज वेल, बट इट एड्स अप recognition to your CV, to your profile, to your recognition।
इससे यू कैन गेट फेम एज वेल। पिछले दौर में जो सेलिब्रिटीज थी वो साइंटिस्ट या रिसर्चर्स हुआ करते थे, जबकि पॉलिटिशियंस नहीं होते थे, सेलिब्रिटीज या टिकटॉकर्स। तो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स वर द सेलिब्रिटीज इन सोसाइटीज। ये ये ग्राफ है, इसमें जो यूएस में मैच और ना मैच होने वाले कैंडिडेट्स को दिखाया गया है। जो डार्क ब्लू है इट शोज द मैच्ड कैंडिडेट्स, और जो एवरेज रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं मैच होने के लिए इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स जो कि यूएस से नहीं हैं वो उन्हें आईएमजीज या इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स कहते हैं, बिकॉज ऑफ सो मैनी हर्डल्स, कंपेटिटिव स्टेप स्कोर्स। यानी कि बहुत सारा आपको स्टेप स्कोर भी, हाई स्टेप स्कोर्स चाहिए, उसके अलावा ऑब्जर्वरशिप्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, उसके अलावा आपको नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स भी चाहिए। तो जो डार्क ब्लू आपके पास ग्राफ है, इट शोज कि जिन लोगों के रिसर्च पेपर्स थे उनके मैच होने के जो डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं उनमें अल्टीमेटली उनके ज़्यादा चांसेस थे। आल्दो जो नहीं मैच हुए उनके पास भी रिसर्च एक्सपीरियंसेस थे, लेकिन जो मैच्ड कैंडिडेट्स हैं उनके अल्टीमेटली जो मेन रिसर्च एक्सपीरियंसेस थे वो ज़्यादा थे। जो नीचे वाला ग्राफ है वो भी शो कर रहा है कि जो मोस्टली स्पेशलिटीज़ हैं इंटरनल मेडिसिन के अलावा, और सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, फैमिली मेडिसिन, या जो भी कंपैटिटिव या मुश्किल स्पेशलिटी हैं जिसमें सीट्स बहुत कम होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिसर्च एक्सपीरियंस या पब्लिकेशंस अगर आपकी हों तो आपके मैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपके स्टेप स्कोर या बाकी जो चीज़ें हैं उनमें कोई कमी रह जाए किसी न किसी तरह। ये दूसरा चार्ट है, ये पिछले साल के मैच से लिया गया है कि पिछले साल जो मैच होने वाले स्टूडेंट्स थे उनमें भी जो मैच्ड स्टूडेंट हैं उनके मेन रिसर्च एक्सपीरियंसेस जो अनमैच्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा थे इन कंपेटिटिव स्पेशलिटी। कंपेटिटिव स्पेशलिटीज़ का मतलब ये होता है कि जिनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिनकी पे बहुत ज़्यादा है, जिनकी वर्थ और वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो लेस कंपेटिटिव स्पेशलिटीज़ हैं उनका जैसे इंटरनल मेडिसिन है, पीडियाट्रिक्स है, फैमिली मेडिसिन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप यूएस में चले जाते हैं और इंटरनल मेडिसिन में चले जाते हैं तो आप सर्जरी में नहीं अस्सलाम जा सकते। वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नबील, क्या हाल है? ठीक है? कैसी तबीयत है? जी। स्टूडेंट्स, ये जो आप अपने ईमेल शेयर कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं है। ये किसी आई वी डोंट नो कि किसने आपको कहा है कि ईमेल शेयर करने का। हमने आपको गूगल फॉर्म फिल किया हुआ था और वो गूगल फॉर्म में आपने अपना डाटा देना है। तो डोंट शेयर ईमेल हेयर। ओके। और सबसे पहले तो वी डोंट नो हु इज़ अब्दुल्ला खान। तो आपने ये करना है कि जो गूगल फॉर्म आपके ग्रुप में शेयर हुआ है आपने उसको फिल करना है। और उसके बाद हम आप लोगों का वो बनाएंगे ये जो हमारा सेशन है। अ, इसके बाद हम ये करेंगे कि तकरीबन आपके ग्रुप्स बना देंगे 10-10 लोगों के। और उसमें आपके साथ एक मेंटोर हम अटैच करेंगे। एक तो प्लेटफॉर्म के ऊपर इस कंप्लीट सेशन एवरीथिंग जो आपको रिसर्च के लिए जो रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी हमने उसके लेक्चर्स बनाए हुए हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू भी और आईओएस एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको वो मिल सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि बेनिफिट ये है कि जब ये सेशन होता है, इस सेशन के होने के बाद जब आप एक्चुअल परफॉर्म करने लगते हैं, इस वक्त तो आपको बातें समझ आ जाती हैं और कुछ नहीं भी आती। लेकिन जब आप एक्चुअल परफॉर्म करने लगते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम्स होते हैं रिसर्च में। तो उसके लिए वो लेक्चर्स ऑलरेडी जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं। जहां आपको प्रॉब्लम होती है आप दोबारा उस सॉफ्टवेयर को जो आपको यूज़ करना नहीं आ रहा, या कोई भी जो टॉपिक आपके लिए मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, उसको आप दोबारा सुन लेते हैं। और मेंटोर भी आपके साथ अटैच होगा जो कि आपको गाइड कर देगा और आपको असाइनमेंट देगा। तो इसके बाद जी गूगल फॉर्म शेयर कर दें डॉक्टर फैसल, अगर आप ने मीटिंग ज्वाइन की हुई है तो। डॉक्टर एक मिनट, confirm, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ 1 मिनट के लिए। डॉक्टर अफरा साहब, आप इसमें हैं तो प्लीज़ गूगल फॉर्म शेयर कर दें। गूगल। वेरी गुड। थैंक यू चलिए सो मच, ये थे डॉक्टर हाफिज आतिफ।
सैम सर्वर, जो कि ड्यूक यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च स्कॉलर हैं, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़, एडल्ट कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो इनकी लैब है वहाँ पे। तो इन्होंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया आपको, जो चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि जो हमारे सेशंस हैं, बिकॉज ये हमारा फर्स्ट सेशन नहीं है और ये लास्ट सीरीज नहीं है, आई कंटिन्यू टू entertain you with more lectures on some advanced softwares as well besides the systematic review and meta analysis. So हम कंटिन्यू करते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी मेडिकल जो ग्रेजुएट, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं जो कि पाकिस्तान, इंडिया या और दूसरी कंट्री से यूएस में रेजिडेंसी के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं, उनके उन्हें जो ऑन एवरेज रिसर्च जो एब्स्ट्रैक्ट प्रेजेंटेशन या रिसर्च पेपर्स चाहिए, वो उन लोगों से ज़्यादा हैं जो मैच्ड हुए हैं। उनकी रेशो एज कम्पेयर टू अनमैच्ड, इट्स ग्रेट। उनके जो एवरेज रिसर्च पेपर थे, दे रेंज फ्रॉम 45 टू इवन 32। अगर किसी ने न्यूरो सर्जरी में मैच होना है तो 32 रिसर्च पेपर ऑन एवरेज उसे चाहिए। अगर किसी ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जाना है तो उसे 30 पेपर ऑन एवरेज चाहिए मैच होने के लिए। किसी ने रेडियोलॉजी में जाना है तो 15 पेपर ऑन एवरेज चाहिए। ये जस्ट एवरेज है, सम पीपल हैव मोर और लेस पेपर्स एज कंपेयर टू दिस एवरेज। तो ये ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स हैं फ्रॉम एनआरएमपी, नेशनल रेजिडेंसी मैच प्रोग्राम, जिसका 2 दिन पहले 19th को हमारे पास 17th को मैच रिजल्ट्स आए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स मैच भी हुए और बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली मैच नहीं हुए। अल्लाह उनके लिए आसानियाँ करें। तो रिसर्च की कौन 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 सी डिफरेंट टाइप्स हैं रिसर्च की, जाहिर है जैसे डॉक्टर आतिफ ने हमें बताया कि जो पाकिस्तान में होने वाली रिसर्च है मोस्टली वो सेकेंडरी रिसर्च होती है। हम रिसर्च को ब्रॉडली ना 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर देते हैं। मेडिकल रिसर्च को, एक को हम प्राइमरी रिसर्च कहते हैं। प्राइमरी रिसर्च का मतलब ये है कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं जो कि पेशेंट्स के ऊपर, या जिसमें पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और ड्रग्स को टेस्ट किया जाता है, या ये कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो सकती है, लैब बेस्ड स्टडी हो सकती है, सेल बेस्ड स्टडी हो सकती है जिसे बेसिक रिसर्च कहते हैं। ये एनिमल्स पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की सेल स्टडी हो सकती है, बायोकेमिकल कोई स्टडी हो सकती है, कोई मटेरियल डेवलपमेंट स्टडी है जैसे केमिस्ट्री की या मटेरियल साइंसेज लैब में होता है। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल्स हो सकते हैं जो कि एनिमल्स पे भी हो सकते हैं, जो कि ह्यूमंस पे भी हो सकते हैं, जो कि पेशेंट्स और हेल्दी इंडिविजुअल दोनों पे। लाइकवाइज किसी ड्रग की स्टडी है, ठीक है, तो ये सारी स्टडीज हमारे पास प्राइमरी स्टडीज हैं, प्राइमरी मेडिकल रिसर्च है जो कि लैब में चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग, पैसा और इन्वेस्टमेंट चाहिए और हमें स्किल्स भी चाहिए। मोस्टली जो प्राइमरी रिसर्च है इसको पीएचडीज करते हैं या इससे भी ज़्यादा, जिनका बहुत ज़्यादा अरसा इस फील्ड में लगा है रिसर्च में और वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वही इस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। और अकेला बंदा नहीं कंडक्ट करता, इसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ग्रांट्स चाहिए, इसके लिए लैब इक्विपमेंट्स चाहिए, लैब्स चाहिए, और देन ये रिसर्च कोई दिनों में नहीं बल्कि सालों में कंप्लीट होती हैं। ये इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं। कुछ रिसर्चेज हैं ओरिजिनल जो कि हम स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, जैसे केस क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं। फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स इससे वाकिफ होंगे, क्योंकि फोर्थ ईयर में कम्युनिटी मेडिसिन में एक ओरिजिनल स्टडी जिसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं, उसका ताल्लुक पब्लिक हेल्थ से या साइकाइट्री वगैरह से होता है, तो वो करना लाजमी होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ओरिजिनल स्टडी की एक एग्जांपल है, जिसमें हम जस्ट डेटा कलेक्ट करते हैं और एक स्नैपशॉट या एक तस्वीर ले लेते हैं जो डेटा होता है पेशेंट्स का या इंडिविजुअल्स का, पार्टिसिपेंट्स का, जो हमारी पॉपुलेशन होती है, जो हमें रिक्वायर्ड है, जिस पॉपुलेशन या जिन लोगों में वो रिसर्च करना, हम उनमें से एक क्वेश्चनर बनाते हैं, क्वेश्चनर सर्कुलेट करते हैं, जो डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालिसिस कर देते हैं, तो ये ऑब्जर्वेशनल या ओरिजिनल स्टडी हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है रिसर्च की जिसको हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है वो है सेकेंडरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च का मतलब ये है कि जो ये सारी प्राइमरी रिसर्च से पब्लिश होने वाला डेटा है, हम उस डेटा को इस्तेमाल करते हुए नए पेपर्स लिखते हैं। इसके लिए हमें कोई लैब में बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इंटरनेट, कंप्यूटर चाहिए और एक चलता ब्रेन चाहिए, टीम चाहिए। हम कंडक्ट कर सकते हैं ये रिसर्च। इसमें ज़्यादातर रिव्यूज़ आ जाते हैं, रिव्यू आर्टिकल, यानी कि हम जो ये सारी मैंने टाइप्स आपको रिसर्च की बताई हैं, ये ऑलरेडी साइंटिस्ट्स कर रहे हैं, ये डेटाबेसेस पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। हम इस रिसर्च को यूज़ करते हुए नए पेपर्स, नए रिव्यूज़ या रिसर्च लिखते हैं। हम उस डेटा को पूल करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं और
नई तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, नई फाइंडिंग्स बताते हैं, या बहुत सारी स्टडीज को इकट्ठा करके एक बड़ी स्टडी बनाते हैं। तो ये हमारे पास सेकेंडरी रिसर्च बन जाती है। इसमें नैरेटिव रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू, स्कोपिंग रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस। इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी रिसर्च है, ये हमारा स्कोप है मेडिकल स्टूडेंट्स का, मेडिकल ग्रेजुएट्स का, अंडर ग्रेड लेवल पे। इसके लिए कोई स्पेशलिटी आपको नहीं चाहिए, प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जस्ट यू नीड अ लैपटॉप, you need active internet connection, and you need ideas to gather your team and start working. So this is how you can start your research journey. यू कैन पब्लिश अलॉट। हम और भी डिस्कस करते हैं ऐसे डिजाइन जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स कर सकते हैं। तो ये इसे पिरामिड ऑफ एविडेंस कहते हैं। इसमें डिफरेंट तरह की जो स्टडीज हैं उनके डिजाइंस को बताया गया है और उनकी वैल्यूज को। तो जो एविडेंस का लेवल है वो नीचे से ऊपर तक इंक्रीज कर रहा है। जो लेवल ऑफ एविडेंस है, इट इंक्रीजेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो जो सबसे बॉटम पे स्टडीज हैं इसमें, एविडेंस बेस्ड पिरामिड में, वो स्टडीज हैं जो कि आपके पास एनिमल पे की जाती हैं या लैब पे की जाती हैं। हैरानी की बात यह है, आयरनी है ये, कि जो एनिमल और लैब बेस्ड स्टडी है, आल्दो उन पे ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन उनकी जो वर्थ या वैल्यू है एज कंपेयर टू रिव्यूज, सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस, वो कम है। क्योंकि वो एनिमल पे हैं, उनका डायरेक्टली ह्यूमन से ताल्लुक नहीं है। एनिमल्स वाली स्टडी को हम ह्यूमंस पे एप्लीकेबल अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज ह्यूमन एंड एनिमल आर टू डिफरेंट थिंग्स। जो लैब बेस्ड स्टडी या सेल पे होने वाली स्टडीज हैं वो डिफरेंट हैं। तो क्योंकि इनका ताल्लुक इंसानों के साथ नहीं है, दे डिमांड मोर स्किल्स, मोर इन्वेस्टमेंट, और ये सालों लगता है, लेकिन इनकी वो एविडेंस में वैल्यू नहीं है, वो वर्थ नहीं है जो कि आपके पास ओरिजिनल जो सिस्टमैटिक रिव्यूज या मेटा एनालिसिस की होती है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद केस रिपोर्ट या केस सीरीज आ जाती हैं। केस रिपोर्ट का मतलब यह है कि आप एक डॉक्टर हैं या स्टूडेंट हैं, वार्ड में जाते हैं, आप बहुत सारे केसेस या बहुत सारे पेशेंट्स देखते होंगे। तो यकीनन आपके पास ऐसे पेशेंट्स पेशेंट्स आएंगे जो कि ऑलरेडी लिटरेचर में या किताबों में जिस तरह उनकी सिम्टम्स को, उनकी मैनेजमेंट को या उनकी ट्रीटमेंट्स को बताया गया है, वो उस तरह हमारे पास नहीं आते। या उस एक बीमारी के साथ कोई ऐसी बीमारी होती है जो कि नॉर्मली कॉमन नहीं होती। तो हम ऐसे केसेस को, उस पेशेंट का जो डेटा होता है, इंडिविजुअल डेटा, उसको पब्लिश कर सकते हैं। उसे केस रिपोर्ट कहेंगे हम। एक पेशेंट का अगर डेटा है, अगर ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा है, तो उसे हम केस सीरीज कहते हैं। ऐसे केसेस आपके पास हॉस्पिटल में, आप एचओ से भी, पीजी से भी ले सकते हैं, या आप खुद भी, अगर आपके पास क्लिनिकल नॉलेज है तो आप खुद भी डायग्नोज कर सकते हैं। ये ओरिजिनल स्टडीज और ओरिजिनल वैल्यूज हैं। ईमेल की ज़रूरत नहीं है जो आप शेयर कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट भेजी गई है इसको बाद में फिल कर लीजिएगा, गूगल फॉर्म को, अस्सलाम ईमेल वालेकुम। मत। आई एम सॉरी डॉक्टर नबील। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको जो कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ठीक है। और उन्होंने इसलिए ज्वाइन भी किया हुआ था, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए हमने ये किया है कि इस मीटिंग को अटैच कर देते हैं यूट्यूब के साथ। तो उसके लिए हमें इस मीटिंग को एंड करना पड़ेगा और दोबारा लिंक शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटिंग डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही हमारे यूट्यूब से, ताकि सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसमें इसको ज्वाइन कर सकें। क्या ख्याल है? तो भाई मेरे ख्याल से तो ये चलने चलने देते हैं। मीटिंग, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हम उसको कर लेंगे, बिकॉज एंड करना इज अनोइंग मेरे ख्याल से। तो इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं। हम रिकॉर्डिंग्स शेयर कर देंगे, रिकॉर्डिंग्स सेशन के फौरी बाद ना 10-15 मिनट पे हम यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट्स शेयर बड़े दिल बर्दाश्ता से हैं। चलिए इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, और कल कैपेसिटी पॉसिबली इंक्रीज कर लेंगे इसकी ना। तो अगर हम इसको मेरे ख्याल में दोबारा सेंड कर दें, ये 5 मिनट की डिस्टरबेंस होगी, लेकिन सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। हम्म। आई थिंक मेरा मेरा आई थिंक कंटिन्यू मेरा करना चाहिए, बिकॉज ऐसे सारा कुछ ना, सारा फ्लो खराब हो जाता है। और बहुत सारे जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मे भी वो मिस कर दे बहुत सारी चीज़ें। चलें, ठीक है। इसको फिर ये करें कि 40 मिनट के बाद या 30 मिनट के बाद, ये 30 मिनट का सेशन पहला रख लें, फिर इनको ब्रेक ब्रेक होगी, फिर हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, ठीक है। ठीक है। ये ठीक है, 30 मिनट थैंक की क्लास, थैंक पहला सेशन आपको 30 मिनट का रख लें। थैंक यू सो मच।
ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सारा फ्लो ख़राब हो जाता है इस तरह के जो टेक्निकल होते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल पर्सनली मैसेजेस कर रहे हैं इनबॉक्स और फिल कि हम ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और because of some technical glitches we could not increase the capacity of Zoom meeting, but we'll try to upload the lecture to session immediately after this meeting, inshallah, and we'll try to continue दिस। तो हम केस रिपोर्ट या केस सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। यू आर फिजिशियन, यू आर वर्किंग एज हाउस ऑफिसर और पीजी और फोर्थ और फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट, सर्जरी या मेडिसिन की वार्ड में आपके पास पेशेंट्स आते हैं। वो पेशेंट्स ऐसी सिम्टम्स के साथ ऐसे ट्रीटमेंट आपने मोडेलिटी उस पर की है, या उनकी जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस तरह की हैं कि जो ना आपने बुक्स में कॉमनली पढ़ी ही, ना इंटरनेट पे या डेटाबेसेस पे डिफरेंट अवेलेबल है, ना ही उसको बहुत सारे लोगों ने पब्लिश किया है। और बहुत सारे केसेस ऐसे रेयर डिजीजेज लाइक कंजेनिटल डिजीजेज, जेनेटिक डिजीजेज जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं, तो आप उनका डेटा पब्लिश कर सकते हैं। जो पेशेंट की जो भी हिस्ट्री से लेके उसकी जो भी फाइंडिंग होंगी, लैब वैल्यूज़ और एक्सरे या जो भी रेडियोलॉजिकल रेडियोग्राफ्स उसके होंगे, हम उनको पब्लिश कर सकते हैं। जर्नल्स में वो पब्लिश होते हैं, वो ओरिजिनल स्टडीज़ हैं, उनकी वैल्यू एनिमल या लैब स्टडीज से ज़्यादा है। आप लेटर्स टू एडिटर या एडिटोरियल्स लिख सकते हैं, किसी मामले में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आपको लिखना आता है तो आपकी बातें जो आप बात भी करेंगे किसी इशू के हवाले से, वो भी पब्लिश होगी और वो भी रिसर्च काउंट होगी। तो रिसर्च इज़ नो स्मॉल थिंग, ओनली अगर आपको लिखना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, बिकॉज रिसर्च एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप अपने फेलो जो फिजिशियंस हैं, जो साइंटिस्ट्स हैं, और जो आपके फेलो मेडिकल मैन हैं, उनसे अपनी फाइंडिंग्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेथोडोलॉजी सीखने की ज़रूरत है, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा कैसे जाता है, पब्लिश कैसे किया जाता है, ये सीखने की ज़रूरत है। और ये सेशंस बेसिकली इसीलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप ये सारी स्किल्स को अचीव कर सकें। और रिसर्च इज़ अ लाइफ लॉन्ग स्किल। आप जिस मर्जी ओहदे पे चले जाएं, जहाँ मर्जी स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी डिग्री के लिए, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं उनको डिग्री के लिए रिसर्च चाहिए। अगर आपने मैथ्स के लिए बैठना है, प्लैग करना है, एएमसी करना है, या कोई और स्पेशलिटी का एग्जाम देना है, इवन एफसीपीएस भी करना है, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च एक्सपीरियंसेस, रिसर्च पेपर्स चाहिए। अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं, सीपीएसपी की नई पॉलिसी के मुताबिक आपको 2 ओरिजिनल स्टडी में फर्स्ट ऑथर होना पड़ेगा। तो रिसर्च ने आपकी कभी जान नहीं छोड़नी। यू हैव टू लर्न और लर्न इट बाय योर सेल्फ। यू कैन नॉट पे मनी, क्योंकि आपकी यह हलाल की कमाई है, मेहनत की कमाई है, और दे टुक लॉट ऑफ मनी फॉर द रिसर्च जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वर्थ नहीं होती, बिकॉज लोगों को भी पता है कि जो रिसर्च पैसे दे के पब्लिश करवाई जाती है वो किन जर्नल्स में पब्लिश होती है और किस क्वालिटी की होती है। बैक टू केस कंट्रोल स्टडीज, हमारे पास केस कंट्रोल स्टडीज और कोहोर्ट स्टडीज अमूमन स्टूडेंट्स लेवल पे नहीं होती, लेकिन ये ओरिजिनल या प्राइमरी स्टडीज हैं। उसके अलावा हमारे पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, ये आपने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सुना होगा। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हमारे पास जो भी ड्रग या नई ड्रग्स डेवलप होती हैं उनको पेशेंट्स पे या ह्यूमंस पे टेस्ट करने के लिए जो स्टडी डिज़ाइन है उसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। इसमें पेशेंट्स को 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक ग्रुप को मेडिसिन या जो ड्रग या जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है, दूसरे को ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। और उन्हें एक टाइम तक फॉलो करके उनके जो रिजल्ट्स हैं वो देखे जाते हैं कि ड्रग कितनी सेफ है, लाइक इससे कोई एडवर्स इफेक्ट होता है, पेशेंट की डेथ होती है या नहीं होती, या पेशेंट की सिम्टम्स इम्प्रूव होती हैं, अगर इम्प्रूव होती हैं तो कितनी इम्प्रूव होती हैं। लाइक इससे हम अपनी जो नई जो ड्रग्स हैं डेवलप कर रहे हैं उन ड्रग्स को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट डिज़ाइन है वो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस आ जाता है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस जो जितनी भी स्टडीज़ यहाँ पब्लिश हुई हैं, लाइक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, कोहोर्ट्स या केस कंट्रोल स्टडीज़, इन सब स्टडीज़ के डिफरेंट जो, अगर सेम पेशेंट है हमारे पास और सेम ड्रग है लेकिन वो मुख्तलिफ कंट्रीज में ट्रायल हुआ है, तो हम उन सब ट्रायल को इकट्ठा करके एक रिव्यू या एक स्टडी कर सकते हैं, एक रिसर्च पेपर कर सकते हैं। उस रिसर्च पेपर को हम मेटा एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू कहेंगे, क्योंकि वो स्टडीज हमने बहुत ज़्यादा फिल्टर की हैं, लाइक थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स को देख के, रीड करके, उनमें से जो मोस्ट रेलिवेंट आर्टिकल थे, जो सिमिलर पॉपुलेशन, सिमिलर इंटरवेंशन, इंटरवेंशन ट्रीटमेंट को कहते हैं, वो सर्जरी भी हो सकती है और वो मेडिसिन भी हो सकती है। तो जो ट्रीटमेंट हम करते हैं
ट्रायल्स को उनको इकट्ठा करके उनके एक जैसे रिजल्ट्स देते हैं। ये पॉसिबल है कि एक ही जो ड्रग है उसके एक ही पॉपुलेशन में, लाइक हम अगर मेटफॉर्मिन दे रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए, तो पॉसिबल है कि एक एज ग्रुप में उसके डिफरेंट इफेक्ट आए, दूसरे एज ग्रुप में उसके डिफरेंट इफेक्ट आए, है दोनों को टाइप 2 डायबिटीज। तो हमें ओवरऑल कैसे पता चलेगा? अगर 50,000 पेशेंट है और 10 स्टडीज हुई हैं, एक जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, आपने मेटफॉर्मिन प्रेस्क्राइब करनी है, तो आपके लिए मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि आप उन 10 स्टडी को पढ़ें पहले अलग अलग, उन 10 स्टडीज के रिजल्ट्स को देखें। उस रिजल्ट से आपको ये समझ लगेगी, कुछ स्टडीज प्रेफर कर रही हैं कि मेटफॉर्मिन यूज करनी चाहिए, कुछ स्टडीज प्रेफर करेंगी कि नहीं यूज करने चाहिए, कुछ में एडवर्स इफेक्ट्स ज्यादा होंगे, कुछ में एडवर्स इफेक्ट्स कम होंगे। तो इन सारे मसले से निपटने के लिए हम उन सारे ट्रायल्स को एक सॉफ्टवेयर में पूल करेंगे, या सॉफ्टवेयर में पूल किए बगैर ही हम सिस्टमेटिक रिव्यू करेंगे। लाइक उनको हम इतना फिल्टर करेंगे और उन्हें अप्रेस करेंगे, उनको स्क्रीन करेंगे, उनका डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि हम वन लाइनर आंसर्स देंगे सवालों के जवाब के, कि जो 10 स्टडीज है या 50,000 पेशेंट्स पे होने वाला एक्सपेरिमेंट है उसका ओवरऑल एंड रिजल्ट क्या है। तो जो 50,000 या जिसमें 10 स्टडी इन्वॉल्व है, ऐसी स्टडी तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू जो ये सिंगल स्टडी है इससे ज़्यादा होती है। जैसे ही सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस पब्लिश होते हैं तो उससे क्लिनिकल जो प्रैक्टिस गाइडलाइन है, हर डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस कर रहा है वो हर साल, जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है या अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो वो कार्डियोलॉजी में होने वाली पूरे साल की रिसर्च का जो निचोड़ है उसकी सिंपल लैंग्वेज क्लिनिकल गाइडलाइन बनाते हैं कि भाई जो पुरानी ड्रग्स हैं वो नहीं यूज़ करनी चाहिए, उनके ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जो नई ड्रग्स हैं वो कैसे यूज़, कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, और क्या क्या न्यू डेफिनेशंस ऐड होती हैं, न्यू ट्रीटमेंट ऐड होते हैं। तो वो गाइडलाइन में, वो गाइडलाइन अल्टीमेटली जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस हम करते हैं उनसे बनती हैं। तो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस की ये वर्थ है कि दे चेंज क्लिनिकल प्रैक्टिस। अगेन हमारे पास पिरामिड ऑफ एविडेंस है, इसमें और मजीद डिटेल के साथ बताया गया है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन अनफिल्टर, अनफिल्टर इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि रीजनल स्टडी हैं, ये पब्लिश हुई हैं। फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि ये बहुत सारी स्टडीज हमने सर्च की, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट स्टडीज थी और जो एक ही टॉपिक को डिस्कस कर रही थी, हमने उन स्टडीज को इकट्ठा किया, पूल किया, एनालिसिस किया, और उनसे हमने वन लाइनर आंसर बनाए कि आइदर दिस ड्रग शुड बी यूज्ड और नॉट। तो दिस इज हाउ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस गाइड पॉलिसीज, फिजिशियंस एंड साइंटिस्ट। सैम्पलिंग टेक्निक हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। हम यहाँ पे जस्ट रिसर्च और रिसर्च के डिफरेंट डिज़ाइन को कर रहे हैं। फर्दर रिवीजन, जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एनिमल्स पे होने वाली स्टडीज़, लैब में होने वाली स्टडीज़, वो सबसे जो लोएस्ट साइड पे आती हैं एविडेंस की। उसके बाद केस रिपोर्ट, केस रिपोर्ट मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया कि आप वार्ड्स में काम कर रहे हैं, आपके पास ऐसा पेशेंट आता है जो कि पहले लिटरेचर में, किताबों में या डेटाबेसिस पे कम रिपोर्टेड है, डिजीज रेयर है, या उसके जो टेस्ट हैं वो बहुत रेयर और अनकॉमन है, जिस तरह कॉमनली प्रेजेंट नहीं करता, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ आया है, या आपने कोई नया ट्रीटमेंट उस पर स्टार्ट किया है जो कि नॉर्मली यूज नहीं किया जाता। इफ़ यू इनिशिएट दैट ट्रीटमेंट मोडालिटी, इफ़ यू perform anything that is new, तो you can report it, its original study, it's called case report। अगर ये एक पेशेंट के ऊपर है, अगर ज़्यादा पेशेंट्स एक ही डिजीज के हैं आपके पास, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी रेयर या कंजेनिटल डिसऑर्डर्स चिल्ड्रन में स्पेशली रिपोर्ट होते हैं, वो बहुत रेयर होते हैं, वो हर केस कैन बी रिपोर्टेड, बिकॉज पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड जिनके बहुत ज़्यादा कम केसेस होते हैं, तो वो हर केस रिपोर्ट बन सकता है। इसके लिए यू जस्ट नीड टू गो टू द वार्ड्स, सी द पेशेंट्स एंड नोट डाउन एंड रीड देयर फाइंडिंग्स, उनकी फाइल्स को पढ़ें, पीजीज या एचओस के साथ कंसल्ट करें कि हम केस रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, हमें डेटा दें। तो अगर आपको साइंटिफिक राइटिंग आती होगी तो आप तभी केस लिख सकेंगे, उसको पब्लिश कर सकेंगे, और वो आपकी ओरिजिनल स्टडी होगी। उसके बाद कोहोर्ट्स, और ये हमने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को डिस्कस किया कि इसमें हम जो ट्रीटमेंट ड्रग्स टेस्ट करते हैं, उसके बाद इन ट्रायल्स को और कोहोर्ट स्टडी को, जो कि एक ही तरह के पेशेंट्स को एक ही तरह की इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट मोडालिटी, ट्रीटमेंट का मतलब वो कोई सर्जरी या कोई मेडिसिन ड्रग हो सकती है, वो डिफरेंट पेशेंट्स पे अगर होगी, तो हम उन सारी स्टडीज को कंबाइन करते हैं, उस सारी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं। लाइक ये हमारे पास
हम इसमें 1000 स्टडीज को रीड करेंगे किसी एक टॉपिक के बारे में, जिसमें पॉपुलेशन भी सेम है, सेम पेशेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि मेटफॉर्मिन यूज कर रहे हैं हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के लिए, तो वो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज में वो ट्रायल हो रहा है, तो उसके रिजल्ट्स हमारे पास डिफरेंट होंगे। तो हम उन 1000 स्टडी को फिल्टर करेंगे, उसमें 10 स्टडीज जो कि सेम क्वेश्चन को, सेम पॉपुलेशन को डील कर रही होंगी, हम उनको मिला के एक पेपर बना देंगे। दैट पेपर विल बी कॉल्ड सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस। केस कंट्रोल स्टडी कहते हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी का मतलब ये है कि पेशेंट्स हमारे पास, फर्स्ट करें, हमारे पास 100 पेशेंट्स वार्ड में आए हैं, और हमने उन्हें देखा है कि 100 पेशेंट्स को लंग कैंसर है। तो हमने 100 पेशेंट की हिस्ट्री ली, तो हिस्ट्री लेके हमें पता चला कि 60 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि स्मोकर्स थे, और 40 पेशेंट्स ऐसे थे जो कि नॉन स्मोकर थे लेकिन उन्हें लंग कैंसर था। तो हमारा यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला कि जो कैंसर की प्रेवलेंस है, कैंसर का जो इंसिडेंस है, वो ज़्यादा है स्मोकर में। तो इसका मतलब यह है स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। या हमने एज को लिया, हमारे पास 100 पेशेंट्स आए थे, तो जो हमारे पास पेशेंट्स अबव 60 थे, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, वो हमारे पास 80 पेशेंट्स थे और उन्हें लंग कार्सिनोमा था। जो यंग पेशेंट थे वो 20 थे। इसका मतलब यह है कि एज एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। तो इसमें हम जो ऑलरेडी सब्जेक्ट्स हैं या पेशेंट्स हैं, वो हमने लिए होते हैं, और हम उनको उनका देखते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टाइम के पीछे जाके, लाइक उन्होंने जो 40 साल या 20 साल स्मोकिंग की है, हम उनकी हिस्ट्री हिस्ट्री लेते हैं, देन उसकी बेस पे हम हमें पता चलता है। दिस इज जस्ट रफ एग्जांपल के व्हाट इज केस कंट्रोल स्टडी और कोहोर्ट स्टडी में हम जो एक ग्रुप को एक्सपोज करते हैं और एक ग्रुप को वैसे रखते हैं, लाइक हम 100 हेल्दी पेशेंट्स लेंगे, 50 को हम स्मोकिंग करवाएंगे और 50 को नहीं करवाएंगे, और कुछ अर्से तक हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद विल सी कि कितने पेशेंट्स में कैंसर होता है और कितने पेशेंट्स में कैंसर नहीं होता। यस, कम्युनिटी मेडिसिन में इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, केस कंट्रोल कोहोर्ट और सारे स्टडी डिजाइन। वी आर लर्निंग अबाउट रिसर्च मेथोडोलॉजी। जो ये हम सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं, इनका डायरेक्टली कल जो सिस्टमैटिक रिव्यू या मेटा एनालिसिस है उससे डायरेक्टली ताल्लुक है, बिकॉज हमने जितनी भी स्टडी डिज़ाइन या जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, उनका डायरेक्टली कल वाली लर्निंग के साथ हमारा ताल्लुक है। तो रिसर्च पेपर्स की मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ कि किस किस तरह की रिसर्च पेपर हो सकती है। मैंने केस रिपोर्ट का आपसे जिक्र किया था कि केस रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ये पबमेड पे अवेलेबल है, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटेड मेडिसिन में। तो ये इसका केस रिपोर्ट का लंबा सा और मुश्किल सा टाइटल होता है, इस टाइटल से आपने परेशान नहीं होना। इसके एंड पे जो केस रिपोर्ट लफ्ज आ रहा होता है, ये इसके ऑथर्स की लिस्ट आ रही है कि इसको 4 ऑथर्स ने लिखा है, और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट या एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं पूरी केस की समरी को। इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने डिस्कस किया होगा, केस ऑफ 46 ओल्ड ईयर ओल्ड मेल सफरिंग फ्रॉम CLL, क्रोनिक लिम्फोसिटिक लीकेमिया, who presented with long standing episode low grade fever। तो उन्होंने ये ऐसा ट्रीटमेंट है, लाइक आयुर्वेदा, उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इस्तेमाल किया है क्यूट CLL के लिए, जो कि कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। एंटी कैंसर ड्रग्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन उन्होंने किया, इससे पेशेंट्स उनकी हेल्थ में भी इम्प्रूव हुई हो, तो उन्होंने लिटरेचर में इसको रिपोर्ट किया है। देन लेटर टू एडिटर इज अ टाइप ऑफ रिसर्च एज वेल। किसी स्टडी के बारे में आप अपनी राय पेश करना चाहते हैं कि आपको एक कोई ऑलरेडी पब्लिश्ड स्टडी में नई इंसाइट मिली है, या दुनिया में किसी जगह कोई आउटब्रेक हो गई है, जैसे पाकिस्तान में रिसेंटली में भी साल या 2 साल पहले गर्मियों में निगलेरिया जो था बैक्टीरिया, उसकी केसेस आए थे। तो उस पर भी लोगों ने बहुत सारे लिखे थे, निपा वायरस आया था, कोविड 19 जब नया नया आया था, तो सबसे पहले जो लेटर्स टू एडिटर लिखे थे, यानी कि मुख्तलिफ स्टडीज़ को स्टूडेंट्स ने, मोस्टली ये स्टूडेंट्स ही पब्लिश करते हैं, या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं फील्ड में, वो किसी टॉपिक के बारे में या किसी आउटब्रेक जो दुनिया में होती है, कोई नई डिजीज आती है, उसके बारे में जर्नल के एडिटर को लेटर लिखते हैं कि जर्नल के एडिटर एडिटर भाई, दुनिया में ये काम हो रहा है, दुनिया के फलां हिस्से में फलां डिजीज आई है जिसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं, तो इसके बारे में आप अपनी राय पेश करते हैं। वो राय आपकी ज़ाती तो नहीं होती, लेकिन वो पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स आप साइट करते हैं उसमें, लेकिन इट मैटर्स एज वेल, इट इज़ पब्लिश्ड, और ये पब्लिकेशन है, और इट इज़ वेरी इजी पब्लिकेशन। आप एक दिन में या 2 दिन में बैठ के, ये घंटों का काम है वैसे, दिन में ज़्यादा बता रहा हूँ, तो आप एक लेटर टू एडिटर लिख सकते हैं, और इट इज़ इजी पब्लिकेशन। इसके बाद ये कोहोर्ट स्टडी की एक एग्जांपल है, एसोसिएशन बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ एंड कोरोना वायरस 19
कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में, तो इस काफ़ी सारे ऑथर्स होते हैं। मोस्टली ये पाकिस्तान में तो बहुत ही कम पब्लिश होती है कोर्स, क्योंकि इस पे एक तो टाइम लंबा चाहिए और दूसरा पैसा और एक्सपर्टीज भी चाहिए, जो तीनों चीज़ें हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली। रेंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें ये आप ड्रग देख सकते हैं, ये विल्डाग्लिप्टिन यूज़ किया और मेटफॉर्मिन, इन दो ड्रग्स का कंपैरिजन किया। अच्छा, अगर एक ही क्लास की या दो डिफरेंट क्लासेस की हमारे पास ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो उन ड्रग्स का जो कंपैरिजन होगा वो भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से होगा, जो कि प्रैक्टिकल टाइप ऑफ स्टडीज़ हैं। टाइप 2 हिपैटिक स्टीटोसिस इन टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स। तो एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है जिसमें पेशेंट्स को एनरोल किया जाता है, दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, एक को एक ड्रग देंगे और दूसरे ग्रुप को दूसरी ड्रग देंगे। then I will see the effects after some time, कि उनमें क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ता है, कितनी डिजीज सेवेरिटी कम होती है। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट आउटकम्स या हम डिसाइड करते हैं, बहुत रिजल्ट्स हम बनाते हैं कि हमारे आउटकम क्या होंगे। इस स्टडी का ऑब्जेक्टिव या मकसद क्या होगा कि हम पेशेंट्स की जो बेस लाइन है, लाइक हम पहले उनकी ब्लड ग्लूकोज शुगर लेंगे, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, HbA1c या BMI, वेस्ट सरकमफ्रेंस, या उसके अलावा जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिनसे हम न्यूमेरिकली बता सकें कि कौन सी ड्रग बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो इस तरह रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में हम दो ट्रीटमेंट्स को या एक ट्रीटमेंट को विद प्लेसिबो नो ड्रग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कौन सी ड्रग ज़्यादा सेफ है, कौन सी ड्रग ज़्यादा इफेक्टिव है, किसके ज़्यादा जो कौन सी ड्रग लेस कॉस्ट। तो हम इन सारे पैरामीटर्स को इन स्टडीज़ में देखते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एज ए मेडिकल स्टूडेंट हम नहीं कर सकते, हमारे बड़े भी नहीं कर सकते, बिकॉज इनके पास ना तो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल पे हमारे पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए एटलीस्ट। न्यू ड्रग्स जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो बनाती हैं, उसके लिए हमें पेशेंट्स भी विलिंग चाहिए, जो कि अपनी आपको पेश कर सकें, वॉलंटियर कर सकें फॉर क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग। तो देर इज़ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इट्स अ लेंथी एंड लॉन्ग प्रोसेस टू कंडक्ट अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। ये सिस्टमैटिक रिव्यू की एक एग्जांपल है। इसमें बहुत सारी स्टडीज को इकट्ठा करके, लाइक मेथोट्रेक्सेट यूज़ की गई है प्रोलिफरेटिव विट्रियो रेटिनोपैथी के लिए। विट्रियो रेटिनोपैथी प्रोलिफरेटिव के जितने पेशेंट्स थे, जितनी स्टडीज ने रिपोर्ट किए थे, हमने वो स्टडीज ले ली, और वो स्टडीज जिसमें मेथोट्रेक्सेट यूज की गई थी, ये कौन, तो इस हमने चेक किया कि मेथोट्रेक्सेट सेफ सेफ और इफेक्टिव है या नहीं है इस ट्रीटमेंट में। इस ट्रीटमेंट में जितनी भी प्रीवियसली पब्लिश्ड स्टडीज थी, हमने उन सबको पूल किया, इकट्ठा किया, उनसे हमने रिजल्ट्स दिए। लाइक ये एब्स्ट्रैक्ट या जो समरी होती है, इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कौन कौन, उन्होंने पबमेड, एम्बेस और जो डिफरेंट डेटा बेसिस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, इन पे उन्होंने सर्च किया। सर्च करने के बाद हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स इकट्ठे हुए, उनको स्क्रीन किया, उनमें से जो रेलिवेंट आर्टिकल्स थे उनका डेटा निकाला, उस डेटा को फिर एनालाइज किया। उस एनालिसिस के बाद उन्होंने जो पेपर लिखा उसे सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। इट्स अ लॉन्ग एंड लेंथी पेपर, इसके लिए टीम की ज़रूरत होती है और इट रिक्वायर्स 2 to 3 months टू कंडक्ट अ वेरी गुड सिस्टमैटिक रिव्यू। ऑल्दो वीक्स या मंथ्स में भी हो जाता है, लेकिन एटलीस्ट इतना टाइम चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे लोगों को CDC वंडर का आइडिया होगा। CDC वंडर यूएस की ना मोर्टेलिटी डेटाबेस है। लाइक वहाँ पे कोई भी डेथ होती है तो वहाँ पे हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें वो डेथ्स को रिपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर, ये डेटाबेस के ऊपर, जिसे CDC वंडर कहते हैं। तो आप उस डेटा को भी ले सकते हैं, ये डेटा फ्रीली अवेलेबल है। इस डेटा का आसान सा एनालिसिस होता है, एक्सेल पे इसके जो ग्राफ्स बना सकते हैं, और आप मोर्टेलिटी पैटर्न्स देख सकते हैं। लाइक पिछले 20 साल में कौन सी डिजीज़ के कितने पेशेंट्स आए हैं, और उनमें मेल फीमेल कितने हैं, कितनी डिफरेंट रेसेस या एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, कौन सी स्टेट में ज़्यादा मोर्टेलिटी हुई है, कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा मोर्टेलिटी या कम मोर्टेलिटी हुई है। तो आप इनका बेसिकली ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं। जो ट्रेंड एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस इज़ वेरी इजी, और आप इसको कुछ दिन में कर सकते हैं और दे इजीली गेट पब्लिश्ड। इसके जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में इजीली एक्सेप्ट हो जाते हैं। इसमें अ लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। आप सिंगल डिजीज और दो डिजीजेज या इससे ज़्यादा डिजीजेज को कंबाइन करके जो यूएस में होने वाली पिछले 20 साल में जो डेथ्स हैं, उन डेथ्स का ट्रेंड क्या है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये ओरिजिनल स्टडी है, इसे रेट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट कहते हैं। तो अगर आप ओरिजिनल स्टडी करना चाहते हैं बैठे बैठे अपने लैपटॉप के जरिए, तो CDC वंडर सीखें आप। CDC वंडर इज़ वेरी गुड। CDC वंडर कहते हैं सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल।
यूएस में वंडर वाइडनिंग ऑनलाइन एपिडेमियोलॉजिकल डेटाबेस है। ये आप सीडीसी जैसे लिखेंगे आपको ये वेबसाइट आ जाएगी और उसमें सारा इंट्रोडक्शन डेटाबेस का ये सारा कुछ दिया है। ये बेसिकली पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड है। एपिडेमियोलॉजी का मतलब यह है कि कितने केसेस या जो बर्डन या उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर से रिलेटेड स्टडीज ताल्लुक रखती हैं उन्हें एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली मोर्टेलिटी डेटाबेस है। जिस तरह हमारे डेथ सर्टिफिकेट्स बनते हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट की एक डेटाबेस है। आप उस डेटाबेस से डेटा लें। वहाँ डॉक्टर्स ने ये बताया होता है कि आखिरी जो क्या डिजीज थी जिससे इस पेशेंट की डेथ हुई है। बिकॉज ये 20 साल का डेटा है तो इसमें हर साल में होने वाली डेथ्स वेरी करती हैं। अगर वो ट्रेंड आपके पास आपको पता हो, आप उस ट्रेंड का सॉफ्टवेयर से एनालिसिस करें, उसका पेपर लिखें और ये पेपर एक ओरिजिनल स्टडी के तौर पे एक्सेप्ट होता है। उसके बाद ग्लोबल बर्डन डिजीज की स्टडी आ जाती है। ग्लोबल बर्डन का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में कितने पेशेंट किस डिजीज के, उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, वो आने वाले 50 साल में कितनी डिजीज हैं, आने वाले 100 साल में कितनी फैल जाएगी डिजीज। ये एक बहुत बड़ा पेपर होता है। उसके लिए हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ ऑथर्स होते हैं। और अगर आपको ये आता है तो ये बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में, जो सबसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं उनमें ये आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जीबीडीज। इसमें किसी एक डिजीज का पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज में कितना बर्डन है उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी ये एक कोलैबोरेशन है जिसमें पूरी दुनिया का डेटा है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क और इवन सूबों और सिटीज का डेटा है। जिसमें मोर्टेलिटी का, ये मोर्टेलिटी का डेटा है, यानी कि किस मुल्क में किस डिजीज से कितनी एनुअली डेथ्स हो रही हैं, और ये पिछले 30 साल का डेटा अवेलेबल है।